जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 सीजी बोर्ड जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात यही करने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के पीछे हम रिसोर्सेज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। अब आप सबको पता होगा कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब इन सब के पीछे का मैं आपको अगर रीज़न बताऊं तो हुआ ये कि वो सब क्या करते थे, किसी भी कोई दूसरे कंट्री रहते थे जो कमज़ोर रहते थे। जैसे मान लो उस समय पर अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची थी कॉलोनिज्म का। हुआ ये कि वो सब क्या बना रहे थे, कॉलोनियल रूल बना ले रहे थे, जो जो जगह उनको अच्छी लगती थी और वहाँ से वो लोग क्या करते थे, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे। जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब रिसोर्सेज को अपने प्रदेश लेके जाकर उन्हीं का यूज़ करके वो लोग क्या करते थे, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इसी तरीके से होता है क्या, डेवलपमेंट। माने इस चैप्टर में हमको सीधी सी बात यही पढ़नी है कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं और रिसोर्सेज से डेवलपमेंट कैसे होता है, और इंडिया के समय में इंदिरा गांधी ने जो अपना एक कैलेंडर बनाया था उसके बारे में। और इसके कुछ प्रिवेंशंस भी है भाई, कि जो रिसोर्सेज हो रहे हैं उसमें भी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, जो अपने पुस्तक रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग में बताया है। लेकिन उसके बाद हम लोग करम फोर टाइप काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो खेत रहता है हम लोग का, खेत में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने के कारण हो ये रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, खतरे की भावना बढ़ रही है। क्योंकि आप सबको पता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो फार्म में लग रहा है वो सब क्रॉप्स एक्सट्रैक्ट करके, भाई क्रॉप सोखेगा ना, उसका जो जड़ रहता है जड़ से पूरा सोख के पूरा प्लांट में फैलाता है, फिर उसका जो फ्रूट है उसमें भी वो जाता है और उसी फ्रूट को हम लोग खाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इस बड़े से बहुत बेहतरीन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों कि आप जो नोट्स वगैरह बोल रहे हो ना, तो देखो मैं अब क्या करूँगा, अब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अब नोट्स ना यहीं पर आपको मैं तुरंत यहाँ पर लिखवाऊंगा, थोड़ा देर के लिए साइड हटूंगा, आपको छाप देना है बस उसको। और ज़्यादा कुछ नोट्स होता भी नहीं है, और अगर आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में फिर डाल देंगे जी नोट्स का जो लिंक रहेगा उसको। तो नोट्स का भी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, अगर आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का तो ठीक है। तो चलो भाई बिना बस ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला आपको नाम से समझ आना चाहिए कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उससे डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका बेसिक थीम हो गया। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं पहले आपको ये समझना होगा। देखो रिसोर्सेज क्या है, तो मैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखाते जा रहा हूँ, आपको भी पेन कॉपी पकड़ के लिखना है, ठीक है। तो रिसोर्सेज होते क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज everything which is present, present in the environment and which is useful for us। यही होता है क्या, रिसोर्सेज का डेफिनेशन। मतलब हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो जो हमारे लिए यूजफुल है उसी को क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि आपका बेस्ट एग्जांपल आपको आयरन का मिलेगा। आयरन में जब आप 1% कार्बन मिला देते हो तो स्टील बन जाता है। जिस प्रकार आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज चल रही है तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, एक प्रकार से यूज में आ रहा है। हम लोग उसका थाली लोटा जो भी बनाना चाहें, और जो आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब चीज़ किससे बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। आयरन भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया रिसोर्सेज का। कोल सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, कोल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब उस एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो जैसे अभी के समय में तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी को भी हालांकि कोल से ही प्रोड्यूस किया जाता है, जो आपका थर्मल पावर स्टेशन है वहां पर। तो जो ये जो कोल है ना, कोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या है, एक पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम की तरीके से क्या बनता है, हमारे फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल भले ही खत्म हो रहा है लेकिन फॉसिल फ्यूल हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसको, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो जो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, पेट्रोलियम हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाते हैं। अच्छा जी, तो रिसोर्सेज तो ये होते हैं। अब रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात हमें है ही नहीं। तो रिसोर्सेज में भाई, अब रिसोर्सेज है ये हमारे लिए तो अच्छी की बात होगी, अगर जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाएंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ये बात तो ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या था, रिसोर्सेज थे। लेकिन ये ना चुट्टा खलिया बैलन लोग क्या करें, उस समय हम लोग को आपस में लड़ा दिया। ये साला वास्को डी गामा आ गया 1498 में झपा गया, और इधर ब्रिटेन वाले काका मन आ गए, ओ माई गॉड क्रिश्चियन, वो
वो खलिया लोग आ गए, ब्रिटेन वाले लोग, अब ब्रिटेन वाले चोट्टा लोग इधर आ गए, अब सब हमारा कोहिनूर हीरा वगैरह सबको लेके भाग गए। देखो चोट्टा का वो विक्टोरिया जो पहनती है ना यहाँ पे, वो साला हम लोग का है, वो चोरा के लेके हैं ये लोग। कई चोट्टे हैं बता रहा हूँ, पूरे सोना वोना, जो जब आपका ग्रेट डिप्रेशन ईयर जब आप पढ़ोगे ना, उसमें पूरा सोना वोना जितना था ससुर हमरे को लेके गया था। वो वहाँ का एक को क्या लिखा था, उसका जो एक राइटर था वो लिखा था कि हमें पूरे भारत ने बचाया है करके। हाँ चोट्टा का सोने की चिड़िया बोली जाती थी पहले भारत। ये चोट्टा लोग ना क्या बताऊं, ये चोरे लोग का कुछ नहीं हो सकता, पूरा चुरा के हम लोग के यहाँ लेके गए। अरे बोलते हैं हमारे वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत डेवलप्ड हैं। ये लोग का बुद्धि ना घुटने उठने में ऐसे ही लगता है मेरे को। क्या बोलते हैं, हमारे वजह से WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 हुए है क्योंकि हम लोग डेवलप्ड कंट्री। हाँ तुम्हारे चोट्टा का करके लड़ाई करवाओ तभी तुम डेवलप हो गए, बैले नहीं है उन लोग के पास, बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हो गया। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वो वाला पेज थोड़ा भर गया था इसलिए हम लोग इसको थोड़ा दूसरे में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखो तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपके बुक में क्या होते हैं 2 ही दिया है, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4 रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है क्या आपका ओरिजिन के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। दूसरा होता है क्या आपका एग्जॉसिबिलिटी के बदौलत पर, एग्जॉसिबिलिटी। इसमें होता है ये देखो मैं बताऊंगा सब चीज़ों को, स्पेलिंग देखना भाई, मोरो स्पेलिंग ठीक नहीं है। एग्जॉसिबिलिटी। एक होता है क्या आपका क्या होते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक होता है क्या आपका क्या बोलते हैं इसको इंटरेस्ट, कोई ओनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओनरशिप। एक होता है डेवलपमेंट के हिसाब पे। ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब पर। तो ये 4 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे। अगर जे बैल नहीं लिख रहा है ना वो लिखो रे भाई, पूरे कचरे छो। इतना तो लोग के लिए नोट्स वगैरह लिखा रहा हूँ, लिखो रे बैलो सारो। ठीक है, लिखना। ओरिजिन के बेसिस पर आपको क्या मिलेंगे, 2 रिसोर्सेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 रिसोर्सेज। एक हो गया क्या आपका बायोटिक, एक हो गया अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक को मैं ऐसे मुंह जुबानी बोल रहा हूँ, आपको लिखना है इसमें कॉपी में, तो जरा कॉपी पेन पकड़ लीजिए। तो all the living things, all the living organism which are present in the environment are called biotic resources, मतलब हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, मतलब हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे। जैसे बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, जो चीज़ें जिंदा है वो सब। अब अबायोटिक रिसोर्सेज कभी मुंह जुबानी लिखा रहा हूँ, लिखो रे। रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग, क्या बोलते हैं रिसोर्सेज, all non-living resources, ऐसा लिखना, all non-living resources which are present in the environment, all non-living resources which are present in the environment are called abiotic resources। मतलब हर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या बोलते हैं प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, वो सब क्या है, और नॉन लिविंग थिंग भी लिख सकते हो इसमें, लेकिन बायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिखना है, थिंग नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, माउंटेन हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, एटसेट्रा, चीज़ें जो आप जानते हैं बाहर में, जैसे पथरा हो गया, रेती हो गया, मुरूम हो गया, सब चीज़ें जो है ओशियन का पानी हो गया, ये सब चीज़ें क्या आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब एग्जॉसिबिलिटी के हिसाब से देखो, एग्जॉसिबिलिटी के हिसाब से पेपर में आता है क्वेश्चन, और ये दोनों भी 2 नंबर के लिए आएगा। तो मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया, इसको रटो मत जी, किसी चीज़ को रटो मत, अपने हिसाब से लिखना। मैं जो बोला हूँ उसको एक बार लिख लो, फिर उसको समझना, उसको समझने के बाद आपको 10 तरीके से उसको लिख सकते हो। हमारे यहाँ टीचर लोग गलती क्या करते हैं पता है आपको, कि टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे को रटवाने के पीछे चले जाते हैं। अरे भाई बच्चे को जिस दिन समझ आ गया ना, उस दिन वो एक जो आंसर आप लिखा रहे हो उसका 10 ना लिख दिया तो बोलना मेरा नाम कहाँ है, 10 ना लिख दिया तो बोलना ससुरा का तार के हमको सिखाता है। मतलब क्या बताऊँ, पूरा शिक्षा नीति खराब करके रखेंगे लोग, क्या ही बता सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, और एक होता है कि नॉन रिन्यूएबल। और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा क्योंकि ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन बताया ना मैं आपको, छत्तीसगढ़ी बोर्ड वाले लोग का टीचर लोग क्या करते हैं, बस पैसे झेलो, कोई काम का नहीं है लोग, कोई काम के नहीं है लोग, बकलो लोग, बस रटवाओ पेपर में और कुछ नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब ये क्या होता है, तो इसको आप जरा लिखें, मैं जो आप बोल रहा हूँ उसको, तो पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हर वो रिसोर्सेज होता है जिसको हम लोग हद के पार तक भी यूज़ कर सकते हैं,
मतलब जितना चाहे उतना यूज कर। जैसे सोलर एनर्जी को मैं कितना भी यूज करूँ, का सन का जो गर्मी रहेगा झुसने वाला वो खत्म हो जाएगा क्या? सन का लाइट खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो हर वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और उसके बाद खुद की कैपेबिलिटी होती है अपने आप को रीजनरेट करने की, समझ रहे हो, खुद की कैपेबिलिटी होती है अपने आप को रीजनरेट करने की, वो रिसोर्सेज को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, तो लिखो ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, those who are capable to regenerate, all the resources which are present in our environment, those who are capable to regenerate by own self is called renewable resources। तो हर वो रिसोर्सेज जो खुद को रिजनरेट करने का पावर रखता है उसको क्या बोला जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है वो सबको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी हो जाएगा आपका, सोलर एनर्जी हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा, एटसेट्रा चीजें जो आप सब जानते हैं। उसके बाद आता है कि आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो लिखो भाई इसको, ऑल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, all things which are present in our environment, those who are not capable to regenerate itself is called क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल लिखो भाई, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये खचरे लो, लिखवा रहा नहीं, बोल रहा हूँ आपको लिखना है, बोलूंगा और लिखोगे तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, डेवलप ज्यादा होगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। चलो देखते हैं इंटरेस्ट और ओनरशिप के हिसाब से। इंटरेस्ट और ओनरशिप के हिसाब से हमारे पास आते हैं 4 रिसोर्सेज। क्या आते हैं? 4। क्या आते हैं भाई? 4। इसको बस आपको समझना है, आपको क्या नहीं लिखना नहीं है। इसमें आता है पहला पर्सनल, एक होता है सोसाइटी, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। पर्सनल क्या होता है? जैसे मेरे पास मेरा खुद का खेत है, मेरे पास मेरा खुद का घर है, ये सब क्या है, मेरे पर्सनल रिसोर्सेस है। यहाँ पर कोई भी आके कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूंगा मेरे खेत में कोई मूंग बोया है, देखो मेरे खेत में मान लो दूसरा मूंग बोया है, अब मैं जान डाला कि वो मेरे बिना बताया मेरे खेत में मूंग बोया है, मतलब वो मूंग मेरा हो जाएगा, मान लो वो मेरा पर्सनल चीज है ना, वहाँ पे आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे आपके पर्सनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। सोसाइटी रिसोर्सेज जैसे कि जो प्ले ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, जैसे हमारे गाँव वाले लोग के लिए गौठान हो गया, बाजार चौक हो गया, ठीक है, और एक मैदान सा रहे थे, वो भी कहा है हमारे, और हरे हमारे सोसाइटियल रिसोर्सेज, वो सब क्या हमारे सोसाइटियल रिसोर्सेज। ठीक है, वो होता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल जो नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। सरकारी हॉस्पिटल ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ मॉन्यूमेंट्स की, तो वो सब भी नेशनल रिसोर्सेज में ही आ जाते हैं। अब वो कैसे आ गया सर जी? तो सुनो, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पूरे देश की धरोहर होती है, जिसके द्वारा हमारा देश रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारा देश ताजमहल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब ताजमहल जो है आगरा में है, और वो ताजमहल इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, दुनिया का 8वां अजूबा भाई, तो सॉरी 7वां अजूबा है, 8वां कहाँ पैदा हो गया, 7वां अजूबा है। तो पूरे देश विदेश के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कमेंट में मार देना किसने किसके लिए बनवाया था इस ताजमहल को, इतना तो जानते होगे, लल्लू तो नहीं हो। ठीक है, तो वो जो है ताजमहल, वो हमारे विश्व की धरोहर हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपने नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि आपके ओशियन हो गए, मतलब जो समुद्र हो गया, एकदम बड़े बड़े रहते हैं ना, देखोगे समुद्र को आप बैठे बैठे कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। कभी जाना ससुरा, खड़े होना रे समुद्र, जहां तक देखोगे वहां तक समुद्र है। समुद्र नाम चीज नहीं होता है। तो समुद्र भी क्या होता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कैसे? तो देखो समुद्र जो है ना, इसमें सबका राज नहीं होता, इसे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी में है। हिस्ट्री में आपको मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसने क्या कहा कि उसने बोला कि हम जो है मछली मारने के लिए ना आपको क्या देंगे, नॉटिकल माइल। मतलब देखो हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि मैं आपको बोलूं बैरल, तो अब भाई मैं आपको बोलूंगा कि एक टंकी में, एक बैरल में होता है 159 लीटर, एक बैरल में होता है 159 लीटर। अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि भाई आपको पेट्रोलियम लेना है, अब तुम चोट्टन का करके एक 5-5 लीटर के टिपल दाग दे दू, बोला बेचारा भारत लेकर नसानी की पूरा दिमाग खा। तो वो लोग क्या खरीदते हैं, पेट्रोलियम वगैरह को बैरल में खरीदते हैं। 159 को 159 लीटर एक बैरल होता है। उसी प्रकार से हम लोग ओशियन को किलोमीटर में नहीं नापते हैं, उसे हम लोग नॉटिकल माइल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? नॉटिकल माइल, जो होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होता है कि आपका नॉटिकल माइल। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉटिकल माइल तक क्या बोलते हैं, हमें 200 नॉटिकल माइल की छूट है। 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटू कर देना, उतने किलोमीटर्स तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। और ओकरो पार गेस
तो हमारे में चोरी कहलाई होगा, क्या कहलाई, चोरी। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब देखते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। तो देखो डेवलपमेंट के हिसाब से ना आपको 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4। देखो इतनी अच्छी चीज़ों को सीजी बोर्ड वाले खचरे लोग नहीं दिए, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ जाना। डेवलपमेंट के हिसाब से DEVELOP लिख दी हूँ, यहाँ पे समझिए 4 है। क्या क्या जरा समझना। पहला आ जाएगा क्या आपका पोटेंशियल, दूसरा हो जाएगा क्या आपका डेवलप, तीसरा हो जाएगा क्या स्टॉक मार्केट, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा आपका रिजर्व, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है आपकी क्षमता। तो हम लोग, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम उसे हद ले बाहर यूज करेंगे, लेकिन हम लोग उसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे सोलर सिस्टम, सनलाइट इतना कड़कड़ा के चमक रहा है, हमारे पास सोलर पैनल नहीं है, कहाँ यूज करबो। तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें इसे डेवलपमेंट स्कीम में लाना चाहिए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा आपका सोलर एनर्जी हो जाएगा, जिससे हम लोग हद से बाहर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डेवलप रिसोर्स पे। डेवलप रिसोर्सेज जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं तबाही तरीके से, लेकिन वो बेचारा ज़्यादा है नहीं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या हो जाएंगे आपके डेवलप। स्टॉक में मतलब कि जो हमारे पास फ्यूचर में हम जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल ये H2O, इसको हम लोग तोड़ के H2+O2 यानी हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना पावरफुल होता है, यानी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम इसे अभी तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसे तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा जितना तो साला ये खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, उतना पैसा लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टॉक में, मतलब इसे हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे फोड़ फाड़ कर, ठीक है, तोड़ ताड़ कर फ्यूचर में यूज़ करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका स्टॉक। अब आते हैं किसमें, रिजर्व जैसे कि डैम वाटर हो गया, जो डैम वाटर है उसे हम लोग रिजर्व में रखे हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग उसे सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डैम। तो अब ये हो गया हमारा एक पार्ट फिनिश हो गया, जो हमने पढ़ना था क्या, ये सब चीज़ें। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कांड हुए हैं ये सब डेवलपमेंट के हिसाब से। उसके बाद पढ़ेंगे भारत का डेवलपमेंट के हिसाब से क्या है, और फिर प्रिवेंशन वगैरह सब पढ़ लें। हमें देखना है क्या कि किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं किसी चीज़ की, बोले तो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमें बहुत सारे हानियां भी हो रही है। अब इसी के लिए एक बहुत बड़े जो आपके जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट मतलब कि वो जो ससुरा एकदम इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ता है, तो वो थे कौन, रेचेल कार्सन। क्या नाम था, रेचेल कार्सन। रेचेल कार्सन जो थे, इन्होंने 1962 में बुक लिखा जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। अब 1962 में हो ये रहा था, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह सब चीज़ें बनाई जा रही थी। अब सबको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो हमारे से पहले से ही ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, तो वहाँ पर पेस्टिसाइड्स वगैरह चीज़ें बन रही थी। अब ये बातें हो रही है 70 साल पहले की, मतलब 70 साल बाद ये लोग जो है ऐसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 70 साल पहले भी उन्होंने सिनेरियो किया, 70 साल बाद भी इन्होंने सिनेरियो किया। तो 70 साल पहले वहाँ पर उतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होने लगे, क्या 1940s के बाद। अब उसके बाद ना यहाँ पर जब देखा गया कि 22 साल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कांड हो रहा है कि जहाँ पे जो फिशेस हैं वो सब लोग मर रहे हैं। अब इन सब का रीज़न इन्होंने इसी बुक में, अपने बुक में बताया है। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने बताया क्या कि जो फिशेस रहते हैं, आप सबको पता है मछली, जो आपका खेत वेत वाले लोग जानते होंगे, खेत में भी क्या होता है मछली लोग आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं मछली के नाम भुंडा मछली। क्या बोलते हैं, भुंडा मछली। और जो भुंडा मछली रहता है ना, क्या करता है, लद्दी वद्दी पूरा घुसरे रहता है। सब खेत वाले लोग जानते हो रहे, गाँव वाले लोग, शहरिया लोग शायद ही जानते होंगे, और कुछ पता नहीं होगा। है मछली का भी प्रकार होता है, वाओ इट्स अमेजिंग, एकदम मछली का भी प्रकार होता है। इन लोगों को तो रोहा कतला कुछ नहीं पता है, कहाँ जानते होंगे, ठीक है। तो ये सब जो भोंडा मछली आता है, वही जो मछली लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो आपका जो मोसेस रहता है, मोसेस काई बोलते हैं, काई को पूरा खाता है वो, ठीक है, काई को खाकर वो जिंदा रहता है। वैसे काई को ही खाते हैं मछली लोग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है मछली, ठीक है। तो वो जो मछली रहता है वो वहाँ पे घुस जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हम सबको पता है, जो पहले के समय में क्या होता था, जैसे परहा वगैरह लाना होता था, तो परहा को क्या करते थे, पहले हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पहले हम लोग उसको झड़ा वड़ा लेते थे, फिर उसी में लगाते थे। अब वो ये रहा है दोस्तों, हम लोग जब उसमें पानी वगैरह चलाते हैं, सब चीज़ें चलाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, वो पानी जो रहेगा ना, देखो जैसे हम लोग उसमें पेस्टिसाइड डाले, वो पानी जो है रिसेगा अंदर ही घुसरेगा ना। अब एकदम ज़्यादा पानी रहेगा तो अंदर ही घुसेगा, या फिर वो भाप बन के उड़ जाएगा। क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। दो ही काम हो सकते हैं। तो आधा पानी रिसा, आधा पानी उड़ गया, भाप बन के उड़ा, क्लाउड बन गया, क्लाउड से वो पानी गिरा, वही पानी जो फर्टिलाइजर मिला था, पॉल्यूशन में मिला था, सब चीज़ें मिली थी, वही पानी बन के गिरा, तरिया नदी में घुस गया।
और वो तरिया नदिया में घुस के सब चीज़ों को पॉल्यूट कर रहा है। ये सब चीज़ें ये आपको मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, लेकिन जो बुक में एग्जाम्पल है वो अलग बताया। बुक में एग्जाम्पल क्या बताया कि जो पेस्टिसाइड्स है ना, पेस्टिसाइड्स के कारण जो हम जो अनाज है, अनाज को जो धो रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो जो मछलियाँ हैं उन सब चीज़ों को खा रही है और खा के क्या हो रही है, मर रही है। तो उसी चीज़ को इसने बताया एग्जाम्पल के रूप में कि हमारे यहाँ मछलियों का बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए कि अगर हम लोग उसी चावल वगैरह को खाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसी का 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है भारत के हिसाब से। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला चीज़ दिया हुआ है पॉल्यूशन के हिसाब से, जिसमें पॉल्यूशन फर्स्ट एग्जाम्पल देखना बुक में दिया हुआ है कचरे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया है कि किस तरीके से जो वेस्टेज मटेरियल है जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं वो सब किस तरीके से हमें पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है डीडीटी और एंडोसल्फान। क्या है डीडीटी और एंडोसल्फान? डीडीटी, तो ये जो डीडीटी है ना, ये क्या है, एक स्प्रे था जिसको छीटा जाता था किसमें, खेत वगैरह में। तो हुआ ये जो डीडीटी थे, इस डीडीटी को डालने से वहाँ के इंसेक्ट लोग क्या हो गए, मरने लगे। अब हुआ ये फ्रेंड्स कि जब ये लोग डीडीटी को डाले वहाँ पे मरने ही लगे, तो इंसेक्ट्स को आपको पता है कि बर्ड्स लोग ही खाएंगे, जो चिड़ई चुरगुन रहेगा वही सब जाके वहाँ पे खाएंगे। तो जो चिड़ई चुरगुन लोग जो लोग खाए वो लोग क्या हो गए, उन लोग खाए। अब उनको कौन खाता था, क्या बोलते हैं आपके वल्चर या फिर ईगल, ईगल लोग उन सबको खाते थे। अब वो जो था, आप सबको पता होगा लिंडमैन्स का जो एक लॉ आएगा उसमें बोला गया है कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर 10% ही जाएगा किसी भी एनर्जी, और जो आपका 10% ही जाएगा। और जो आपका लिंडमैन का सेकंड लॉ था जो पॉइजन के लिए बताता था, उसमें बोला गया था कि वो 10% बढ़ा कर जाएगा, माने लास्ट के जाते जाते सबसे एपिक हो जाएगा उस। तो वल्चर लोग, ईगल लोग, सब लोग मरने लगे जी। अब वो मरने लगे, फिर बहुत ज्यादा हाहाकार हो गया। पता चला कि ये डीडीटी के कारण हो रहा था। तो डीडीटी भी क्या था, एक सीरियस इंसेक्टिसाइड था। लेकिन ये पेपर आप में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा एंडोसल्फान के बारे में। तो व्हाट इज एंडोसल्फान? तो एंडोसल्फान क्या था, एक सीरियस इंसेक्टिसाइड था। अब जरा हम लोग एंडोसल्फान का एग्जांपल समझते हैं। तो एंडोसल्फान था ना, वो एक सीरियस इंसेक्टिसाइड है। अब इससे हुआ कि इसका एग्जांपल कहाँ से मिलेगा आपको, केरल में। एक है केरल का गांव है, केरल का एक गांव है जिसमें कोंडोला इसे कुछ लिखा है, कोंडलिया कुछ लिखा है। वहां पर केरला में, जैसे आपको पता है साउथ इंडिया में जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसका कल्चर बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी और जुट्टी हो गई, ये सब चीज़ को ज़्यादा बोया जाता है। तो वहाँ पे कैश्यू यानी कि जो आपका काजू है, कैश्यू, कैश्यू को बोया गया, कैश्यू को बोया गया। अब हुआ ये 50 साल तक इन लोग क्या किए, एक एंडोसल्फान नाम का इंसेक्टिसाइड था जिसको यूज़ किया बहुत ज़्यादा आती वाला। उसके बाद यूज़ करने के बाद हुआ ये, जो लोग उसको उस दवाई को छींटने के लिए मतलब स्प्रे करने के लिए जाते थे उनके हाथ में वो लग जाता था और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे। और कुल 11 पंचायत, कितने, 11 पंचायत, 11 पंचायत की बैठक में ये बताया गया कि हमारे 11 गांव से लोग इतने लोग मर रहे हैं। मतलब 11 पंचायत जहां जहां था वो सब लोग का क्या हो रहे थे, मर रहे थे। फिर पता चला कि जो एंडोसल्फान है बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है, ये ससुरा ला रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ है। फिर तब से ये एंडोसल्फान को हमारे देश में बैन कर दिया गया और ये एंडोसल्फान अभी हमारे देश में बैन है। तो ये एंडोसल्फान का एग्जाम्पल हो गया। अब इन सब चीज़ों से हट के हमें 2 टेक्निकल चीज़ को समझनी है, क्या, प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी और सिंक कैपेसिटी क्या होता है। तो सिंक कैपेसिटी और प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इस साल के पेपर में आया था सिंक कैपेसिटी और प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, दोनों एक ही है। बट उसका मैं डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ, उस चीज़ को समझना, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा। पहला है आपका सिंक कैपेसिटी, दूसरा है आपका प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। देखो दोनों एक ही है। देखो किसी चीज को प्यूरिफाई करने का मतलब क्या होगा और किसी चीज को सिंक, अब देखो नामे से समझ रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, कई जो ऐसे टीचर्स महान लोग रहते हैं और कई कंजड़ई लेखा लोग रहते हैं, मैं आपको कितने बार हो गया यार बताते कि बैलों पहले नाम पे जाएगा और नामे में घुसर के निकले होगा क्या आपका उसका मतलब, ठीक है। आपके नाम पर नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग का नाम तो खलिया बैलो लोग का भी अच्छा अच्छा नाम रहता है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सिंक कैपेसिटी, सिंक का मतलब क्या होता है जी, सिंक मतलब होता है डुबाना। अनसिंकेबल टाइटेनिक, टाइटेनिक बेचारा अनसिंकेबल नाम रखा था साला, 4 साल बाद 2 साल में बुड़ गया बेचारा, बहुत खतरनाक होता है टाइटेनिक का। उसको सब मैं इतिहास में बताऊंगा, ठीक है, टाइटेनिक वगैरह का सब का आपको हिस्ट्री वगैरह। देखो यार हिस्ट्री बहुत मजे का चीज़ है।
रीजन क्या है ना, टीचर तो कनेक्ट करके नहीं बताते, जब आप पढ़ोगे ना, आपको मैं जब कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, मार्क्स हम लगेगा यार हिस्ट्री साला कितना जबरदस्त, हम ही लोग तो फालतू में डर रहे थे, इतना मजेदार चीज है हिस्ट्री को पूरा बोरिंग चौपट कर दे। पॉलिटिकल कितना अच्छा चीज है, आपको बताएगा कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम, जब पढ़ोगे ना मजा ही आ जाएगा आपको। डीएम होता है क्या, पूरे जिले का राजा, बताऊंगा तबाही तरीके से मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं जा सकता, किसी की औकात नहीं वहां पर जाने की। ये सब चीज पढ़ाने का एक टेक्निक होता है, इन लोग को पता है लज्जतदार तरीके से परोसने नहीं आता, ठीक है, लज्जतदार तरीके से परोसने नहीं आता, मजा नहीं आता। अब देखो सिंक का मतलब क्या होता है, डुबाना, यानी किसी चीज को अपने अंदर समाना। तो सिंक कैपेसिटी मतलब जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो हमारे क्या बोल सकते हैं, गर्दा धुंगिया, जो आपका गाड़ी जो लोग जो भर भर उड़ा रहे हैं ना, बुलेट वुलेट वाले लोग, पल्सर वल्सर वाले लोग, तो जितना भी आपका पॉल्यूशन है, वो सब चीज को एनवायरमेंट की कैपेसिटी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब, यानी कि उसको खत्म करने की, सिंक करने की, उसे अपने अंदर समा लेने की जो कैपेसिटी होती है एनवायरमेंट के अंदर, किसी भी पॉल्यूटेंट को समा लेने की कैपेसिटी होती है, इसी को सिंक कैपेसिटी बोला जाता है। द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब pollutants from the environment is called सिंक कैपेसिटी। इतने शुद्ध भाषा में आपको मैं इतने अच्छे से बता दिया। अब एक कोनो टीचर है, बुक पकड़ के पढ़े सिंक कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच इज कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड सिंक कैपेसिटी। बेटा याद करके आ जाना, पेपर में आपको यही आएगा बस। ससुरे नाम तो बता दो लड़का लोग को, ऐसे ही तो चौपट करके रखे भकलोल लोग, क्या बोल सकते हैं। तो अब इसको आप लिख सकते हो, तो कैपेसिटी ऑफ environment to absorb pollutants, याद रखना भाई, और ये चीज को आप हाईलाइट करके आना पेपर में, pollutants from sorry the capacity of environment of atmosphere। इससे बेहतरीन आपको इसका डेफिनेशन नहीं मिल सकता, तो आप इसको लिख लेना, इसको थोड़ा नीचे में लिखो एग्जाम्पल। हाँ, और इसमें एक आप पर्दा लेने की नोट की बात ये होती है कि किसी चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा ही बोल देंगे, नोट की चीज़ ये हो जाएगी कि अगर हम लोग पॉल्यूटेंट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो सिंक कैपेसिटी कम होती है। मतलब इसको आप नोट के तरीके से भी लिख सकते हैं पेपर में कि पॉल्यूटेंट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो सिंक कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। मतलब भाई देखो, किसी भी चीज़ की हद होती है। अगर आप गाड़ी को भाई 24 घंटे एकदम ज़्यादा चला रहे हो तो गाड़ी की भी कैपेसिटी होती है ना, उसका जो इंजन रहेगा उसका शांति चाहिए, तो गाड़ी बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि इन्वायरमेंट में उसको पॉल्यूटेंट्स लेने की भी कैपेसिटी है, अगर वो उतना से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो ये सिंक कैपेसिटी है। अब आता है प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या था भाई, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्यूरिफाई करना, माने शुद्ध करना। अब शुद्ध आप किसी चीज को कैसे कर सकते हो, देखो पॉल्यूटेंट्स एक ऐसे चीज होते हैं जो लोग क्या होते हैं, जो इधर उधर रहते हैं, उसको प्यूरिफाई करना आपके बस में नहीं है। किस में नहीं है, आपके बस में नहीं है। लेकिन आप वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई कर सकते हो। किसको कर सकते हो, वेस्ट मटेरियल को। जैसे मैं अगर आपको बात करूं ऐसा, जैसे किसी भी एक लोहे के सामान को मैं बाहर में रख दूं, उसमें जंक लग जाएगा, लगेगा कि नहीं भाचा बताओ, लगेगा कि लेकिन मित्रों लगेगा, तो उसमें जंक लगेगा। उस जंक को हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें लेयरिंग कर दो, सब चीजें कर दो, तो उसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग वेस्ट मटेरियल है तो उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, सब चीजें हो सकती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। क्या बोला जाता है, प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू प्यूरिफाई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्या है सबसे बेस्ट। तो कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट मैं किसी भी स्पेलिंग को ऐसे याद करता हूँ, इन्वायरमेंट टू प्यूरिफाई या एब्जॉर्ब, दोनों लिख सकते हो, एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। ये क्या होता है, प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, सिंक कैपेसिटी आ गया। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या आपके डेवलपमेंट कंजर्वेशन, देखते हैं रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, यानी रिसोर्सेज को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आप सबको पता चल गया कि रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जो हमारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जो हमारे लिए यूजफुल है। अब वो हर चीज़ जो यूजफुल है भाई, ये तो चीज़ हमको पता है, लेकिन
कोई चीज़ कभी एक क्या होता है, मरण होता है ना, तो कोई चीज़ शुरुआत हुई तो उसका अंत भी जरूरी है। तो रिसोर्सेज को हम लोग को बचाना है, किस तरीके से बचाएंगे उसी को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मैनेजमेंट करता है इसको। पेपर में क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के लिए आता है ये क्वेश्चन, 5 या 4 नंबर के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताऊंगा, उन 4 पॉइंट्स को आपको पेपर में लिख के आना है, और उन 4 पॉइंट को मैं भी आपको डिस्क्राइब कर दूँ। देखो यार, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे सकता हूँ क्वेश्चन आंसर लिख के दे सकता हूँ, लेकिन आप उसको रट के चले जाओगे और जाके वहाँ पे उल्टी कर दोगे पूरे चीज, मतलब क्या पड़ेगा मुझे ये। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने आपको हर डायमेंशंस बता दिए, तो आपके पास इतने तो सोचने समझने की कैपेबिलिटी बढ़ गई होगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हो ससुरा, हाँ ये कौन सा से पूछ रहा है चैप्टर का, ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है, तो मैं तो ऐसा ही बना दूंगा। बस ये होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस। तो मैनेजमेंट देखते हैं पहला। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे क्या आपका, आप लिखोगे रिनोवेशन, या फिर अल्टरनेटिव यूज लिखो। पहले अल्टरनेटिव लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो इसका मतलब सीधा समझो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग को ज़्यादा यूज़ करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है। बस वही आपको लिखना है, पूरा फेंक फाक मतलब लंबा करके लिखना है आपको, कि हम सबको पता है कि जो डेफिनेशन लिखना पहले कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, फिर बताना कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक उनके पास कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेटिव यूज हो जाएगा, अल्टरनेटिव यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, रिनोवेशन, रिनोवेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, तो रिनोवेशन मतलब होता है किसी चीज को रिसाइकल करना। जैसे कि जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं, जैसे आयरन को हम लोग रिसाइकल करके कोई चीज बना सकते हैं, प्लास्टिक, जो चीजें हमारे लिए कैपेबल है भाई, हम जिस चीज को रिन्यूएट क्या होते हैं फिर से रिसाइकल करने की, तो वो क्या हो जाएंगे आपका, रिसाइकल चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, रिनोवेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिनोवेशन। अब ऐसे समझो ना, जैसे किसी चीज़ को नया बनाना है, आपके घर को मैं बोल रहा हूँ रिनोवेशन हो रहा है, मेरे घर का नवा घर बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिनोवेशन, यानी नया बन रहा है। तो मैंने किसी पुराने चीज़ को नया बनाना है, रिनोवेशन या रिसाइकल कहलाता है, रिनोवेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यूजेस ऑफ, अब देखना क्या लिख रहा हूँ, यूजेस, इसको कोई नहीं लिखेगा, मतलब इसको पेपर में सब लोग लिखेंगे जो यहाँ से पढ़ रहा है, बाकी लोग कौन नहीं लिखेगा। यूजेस ऑफ क्या, एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, सॉरी, कैसे, तो यूरेनियम वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, उससे इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कि जो हम लोग कोल है ना, देखो मैं अगर बता रहा हूँ आपको, हम लोग 1 लाख किलो कोल, किसको, 1 लाख किलो कोयला, 1 लाख किलो कोयला को अगर जलाएंगे तो उतना ही एनर्जी निकलेगा जितना मैं 1 किलो यूरेनियम को जलाऊंगा। तो जितना 1 किलो यूरेनियम को मैं अगर भड़का दूंगा ना, उतना ही एनर्जी देगा जितना 1 लाख किलो कोयला देगा। तो मतलब ये क्या है, तो उससे अच्छा यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी लिखना। क्या लिखना है, यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और सबसे बेस्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आप क्या लिखना है यहाँ पर, आप लिखना कि क्या बोलते हैं ऐसा लिखना कि यहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज को पूरी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से हमें लेस यूजेस और क्या बोलते हैं आपको, लेस यूजेस और इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, माने लेस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब इतना तो सब लड़का को समझ आ गया लेस कैसे यूज कर सकते हैं, कि जैसे मैं यूरेनियम का एग्जांपल दे दिया, आप किसी और चीज़ का एग्जांपल दे देना, और उसे किस तरीके से हमको मैनेज रूप से, यानी कि भाई हमको उसे इफेक्टिव रूप से यूज़ करना है। जैसे हम लोग अभी पेट्रोलियम की जगह हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। और बात बाद में आपको लिख देना है कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में लिखना है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ, देखो हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी देखो छोटे लोग, तुम लोग क्या करते हो, रट के जाते हो, और सही बात भी है, क्योंकि ना जो सरकारी टीचर होते हैं ना, ससुरा रटे वाले को ज़्यादा नंबर देते हैं, रटे वाले को ज़्यादा नंबर देते हैं। एक चीज़ मैंने देख लिया है सोसाइटी स्टडी में, तो रटे वाले लोग को ज़्यादा, लेकिन आपको नंबर के पीछे नहीं जाना है, नॉलेज होना चाहिए भाई के पास, खत्म, नॉलेज होना चाहिए, फिर आपसे जो है सब चीज़ें बनेगी। तो भाई यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोलर एनर्जी लिखना है, उसमें लिखना है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल का प्रोड्यूस करना चाहिए, कहते हैं आपको डिफरेंट एरियाज में। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल था, वो क्या हम लोग को देखना है क्या, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, जो कहाँ है, राजस्थान में है। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये करीब 160 किलोमीटर
के 660 किलोमीटर के डेजर्ट को पूरा काट कर बनाया गया है क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी जो कैनल है उसको। और ये पूरे जो सिंचाई का काम होता है राजस्थान में वो सारा जो है इंदिरा गांधी कैनल ही देखता है। तो इसके बारे में आपको जानना है बस, और इसमें कुछ चीजें याद नहीं रखनी, इसमें बस याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी कैनल है वो हरिके बैरेज, कहाँ से हरिके बैरेज, कहाँ से हरिके बैरेज जो भाखड़ा नांगल डैम यानी कि हरिके बैरेज जो किसमें बना है, सतलज नदी पर बनाया गया हरिके बैरेज से निकलता है कौन, आपका जो इंदिरा गांधी कैनल है बस। और इसके बारे में आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये जो पूरा चैप्टर, अच्छा बैरेज का मतलब क्या होता है आपको पता है? देखो देखो एक होता है डैम और एक होता है बैरेज। तो मैं जरा आपको बता रहा हूँ, देखो ये हो गया आपका डैम और ये हो गया क्या आपका बैरेज। तो बैरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर पानी को अपने हिसाब से इधर भी मोड़ सकते हैं इधर भी मोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बैरेज। लेकिन अगर पानी एक एक धार से सीधा सीधा जाएगा तो उसको क्या बोल देते हैं, डैम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। तो भाई अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में मार देना, और जो जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखवाई बस आपको लिखते रहना है, मुंह में बोल रहा हूँ उसको मुंह पे लिखना है, ठीक है, मुंह पे नहीं कॉपी पे लिखना है। तो उस तरीके से आपका ये चीज़ें कंप्लीट होगा। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में मार देना कि डिस्क्रिप्शन में डाल दो सर जी, हम डाल देंगे लिखित नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।